नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका अब पंगे की पोजीशन में आ रहा धीरे धीरे और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है सबको। और अब बात ये आ गई है कि मामला हथियारों तक आ गया है, फौज तक आ गया, मिलिट्री तक आ गया है। क्या हुआ है? अमेरिका के एयरफोर्स का एक सुपर हरकुलिस विमान है C-130J। अब ये सुपर हरकुलिस विमान क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये एक बड़ा विमान है, सैनिक विमान है, और ये सैनिक रसद फौज को एक से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो ये विमान बांग्लादेश का जो चिटगांव इलाका है वहां पर बहुत सारे फौजियों को भर के आ गया है। इस विमान की इतनी क्षमता है कि जब कहीं पे अगर टैंक वैंक ले जाना हो, भारी से भारी पुलिस हजारों फौजियों को भर के ले जाएगा अपने साथ। तो ये क्या कर रहा है बांग्लादेश में आके? बांग्लादेश में आके ये सैनिक अभ्यास कर रहा है और ये कह रहा है कि ये हमारा जो ऑपरेशन एंजल वेंजल को जिसको नाम दे दिया है, और कह रहा है कि हम तो यहाँ पे जो है वो कल के दिन कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। लेकिन क्या ये वाकई वो प्रैक्टिस करने के लिए आया है? इसको आज हम समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि इसका पूरा खेल यहाँ पर क्या है। तो पहले हम इसकी डिटेल्स ले लेते हैं कि ये आया है वहाँ पर चित्तौंग में, और वहाँ पे एक पैसिफिक एंजल करके एक एक्सरसाइज कर रहा है बांग्लादेश के साथ में। याद कीजिए, शेख हसीना जब सत्ता में थी और उनको हटाया गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, बल्कि हटाने से पहले, और ये इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने उनको हटाया। उनके पास कुछ लोग आए थे जो बांग्लादेश के पास में एक द्वीप पर अमेरिका की सेना के लिए एक अड्डा बनाना चाहते थे, छोटा मोटा अड्डा। इसके कई अड्डे हैं, छोटे और बड़े, बहुत सारे अड्डे होते हैं। बड़ा होता है वो सेंट्रल कमांड होती है अलग अलग तरह की। तो एक अड्डा बनाना चाहते थे और शेख हसीना ने कहा कि ये सेफ नहीं होगा हमारे लिए भी, हमारे आसपास के देशों के लिए भी। तो वहाँ पर एक अड्डा बनाने का कार्यक्रम जो है वो टल गया था। उसके बाद सरकार पलटी, यूनुस को बिठाया गया, चुनाव की बात गायब हो गई है। वहाँ पे वो आदमी अपना जितने दिन के लिए बैठा था वो तीन गुना टाइम उसका पास कर चुका है। वहाँ चुनाव ही नहीं हो रहा बांग्लादेश में। और अब उस यूनुस ने अमेरिका की सेना को बुला लिया चिटगांव में। चिटगांव में किस लिए बुलाया है? वहाँ पर सैनिक अभ्यास करने के लिए। अब आप इस बात को समझिए कि चिटगांव कहाँ पे है। मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये नक्शा आप देख रहे हैं बांग्लादेश का, और इसके आसपास आप देखिए, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भारत है। भारत, ये जो चिटगांव इलाका है, देखिए मैं ये सर्किल कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ये चिटगांव जो इलाका है, इसके बगल में म्यांमार है। इधर ये भारत का हिस्सा, देखिए ये भारत, ये भारत, ये भारत। तो ये भारत का ये हिस्सा है, इसके बीच में आप देखेंगे कि ये चिटगांव बांग्लादेश का घुसा हुआ है। यानी अगर यहाँ पर चिटगांव में आके अगर अमेरिका की आर्मी कोई एक्सरसाइज करती है, चिटगांव में आके अगर वो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, तो बिल्कुल वो भारत के बगल में खड़े होकर कर रहे हैं। तो ये एक तरह से भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। ऊपर से ये जो दूसरा हिस्सा आप म्यांमार का देख रहे हैं, जिसका मैंने आपको दिखाया, ये पूरा ये जो देश है, ये बांग्लादेश नहीं, ये तीसरा देश है म्यांमार। म्यांमार जो है, यहाँ पर फौजी शासन है, आप जानते हैं, जुंटा की सरकार, ऐसी सरकार जिसने रोहिंग्याओं को मार के भगा दिया, अनंत अत्याचार किया उसने। कहने को बहुत है, हिंसा में चैंपियन। चूंकि इन्होंने आंग सान सू की की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो लोकतांत्रिक सरकार थी, उसको गिरा दिया था। तो उस वजह से ये जो जुंटा की जो फौजी हुकूमत है, इसको अमेरिका ने प्रतिबंधित किया हुआ था। तो आप देखिए, भारत के इस पड़ोसी को, इसकी सीमा म्यांमार की हमारे मणिपुर वगैरह से मिलती है। इसके ऊपर से तो अब ये जो म्यांमार है, इस इलाके पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए थे, क्योंकि यहां पर लोकतांत्रिक सरकार को आंग सान सू की के हटा दिया गया था और वहां सैनिक शासन ने कब्जा कर लिया था। तो जो सैनिक शासन, जो जुंटा वहां पे जो
प्रशासन है जो अपने ही लोगों पे हवाई जहाज से बम बरसाता है, डेमोक्रेसी खत्म करके बैठा हुआ। अमेरिका ने इसलिए इसके ऊपर लगा दिया था सैंक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके सैंक्शन हटा दिए हैं। और बांग्लादेश चित्तगोंग वाला जो जहाँ पे अगर सेना को घुसने दे रहा है, तो बांग्लादेश पे 35% जो उसने लगाए हुए थे टैरिफ, वो टैरिफ को वापस लेके 20% कर दिया। यानी हमारे पड़ोस में म्यांमार से भी अमेरिका दोस्ती गांठ रहा है, जिससे हमारी सीमा जुड़ी हुई है और एक लंबी सीमा है, अनगार्डेड है। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते रहते हैं। तभी वहाँ जुंटा के पीड़ित बहुत सारे लोग मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में आ गए हैं, जो वहाँ पर हमारे जो कुकी वहाँ बसते थे, क्योंकि वहाँ के कुकी और यहाँ के कुकी एक ही हैं। सीमा तुमने बना दी है लेकिन उनके बीच में नहीं है, वो तो आदिवासी। खैर, तो वो जो म्यांमार है हमारे बगल में लगा हुआ है, उस म्यांमार से भारत में लोगों के आने जाने पे आप देखिए पूरा, तो उसको भी घास डाल रहा है और इसको भी घास डाल रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा इलाका आप देख रहे हैं, इस बड़े इलाके को जो मैं अगर घेरा कर रहा हूं, इस पूरे के पूरे इलाके में अमेरिका ने चरस बो दिया है। बांग्लादेश, ये जो लाल रंग का दिख रहा है, ये भारत, इसके भारत बगल में थोड़ा नेपाल से मिलता है, भूटान, इंडिया, इस सबको भी इसने छान लिया है। तो क्या ये सिर्फ भारत के लिए खतरा है? नहीं, इसने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। अब दूसरी कहानी हम समझते हैं कि किस तरह से चीन के लिए भी इन्होंने एक नया रायता खड़ा किया है और किस तरह से चीन को बड़ी खूबसूरती के साथ में इन्होंने घेरा है और कैसे चीन पे शिकंजा खड़ा कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के जरिए। इससे पहले इस एक्सरसाइज पे जाएं, हमको थोड़ा सा भूगोल समझ लेना पड़ेगा हमारे इलाके का, जो भारत से जुड़ा हुआ है। भारत आप जानते हैं ऐसा तिकोना नीचे से निकला हुआ है। नक्शे पे आ जाते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं भारत का नक्शा। भूगोल समझना बहुत जरूरी है। अब भारत के नक्शे के साथ साथ ये देखिए, ये है पूरा चीन, ये पूरा चीन है और ये चीन है पूरा का पूरा, और ये है ताइवान, वो ताइवान जिसको कि माना जाता है कि ये चीन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, अमेरिका भी मानता है, तो हमने संयुक्त राष्ट्र में इसको चीन का हिस्सा माना हुआ ताइवान को। ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश अपने आप को मानता है, कोई उसे मान्यता देता हो पता नहीं, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर लोग इसको मान्यता नहीं देते हैं ताइवान को अलग देश के तौर पे। ताइवान के लोग भी कहते हैं कि भाई चीन एक है, लेकिन असली सरकार हमारी वाली है, वहाँ तो लोगों ने कब्जा कर रखा है। बहरहाल, ये जो चीन का पूरा इलाका है, इस चीन के इलाके के यहाँ पर ये है साउथ चाइना सी, और यहाँ से ये जो पतली जगह है जो ताइवान और चीन के बीच से निकल रही है, ये आगे जाती है जापान तक। आप देखिए, यानी जापान, साउथ कोरिया और दूसरी जगहों पर जब भी किसी को जाना होगा तो ताइवान और चीन के बीच से होकर निकलना पड़ेगा। चीन कहता है कि ये हमारे देश के बीच में से निकल रहा है, इस समुद्र पर हमारा अधिकार है, जो यहाँ से जाएगा हमसे इजाज़त के बगैर नहीं जाएगा। अब इनसे पंगे लेने के लिए बीच बीच में अमेरिका अपना जहाज़ निकालता है, कभी कोई निकालता है कि आ बेटा, और जो जहाज़ निकलते हैं चीन उनका मुकाबला करने के लिए, चीन उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी डालता है, सब डालता है ताकि वो यहाँ से ना जाए। जिसको जाना है वो जाने देता है, लेकिन जब कोई पंगे लेता है तो दिक्कत होती है। अभी दिक्कत ये है कि जापान जो है उसकी पूरी डिपेंडेंस कैसे है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा कलर चुन लेता हूँ और ये ग्रीन कलर हमने ले लिया। ओके, अब देखिए, जो भी चीज़ यहाँ चीन आएगी तो चीन का पोर्ट कहाँ पे है? ये वाला है, चीन का तट हो गया, ये हरा वाला है ना। अब इस हरे तट पे कोई भी चीज़ आएगी, चाहे वो यहाँ से आए पूरी धरती पार करके, तो भी यहीं से आएगी। जैसे कि आप अगर ये देखें कि ये पाकिस्तान हो गया हमारा और ये है भारत, ये हमारा भारत है, आप देख रहे हैं भारत। अभी यहाँ से कोई भी चीज़ आती है, मान लीजिए तेल आया, तो ये पूरा, चाहे ईरान से आए, ओमान से आए, इराक से आए, यमन से आए, तेहरान से आए, ये तेल जब यहाँ से आएगा तो इसको इस समुंदर से यहाँ से घूम के आना पड़ेगा, भारत को घूमना पड़ेगा। फिर यहाँ से म्यांमार के पास से छोड़ के वो यहाँ पर देखिए, ये मलेशिया के किनारे एक जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये है एक जल डमरू मध्य।
यानी इस इलाके से मैं रंग बदल लेता हूँ, थोड़ा सा अलग रंग ले लेता हूँ। तो ये जो है मलक्का जलडमरू मध्य, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जलडमरू, मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ से निकल के आएंगे और तेल लेकर भी अगर चीन जा रहे हैं, तो चीन जाने के लिए आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, छोटी सी जगह में से, और यहाँ से आपको कंबोडिया वियतनाम के किनारे होते हुए चीन जाना पड़ेगा। अब एक तो रास्ता मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि चीन जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहा है कि यहाँ से सीधे चीन जोड़ देगा इसको, वो तब की बात है। लेकिन अभी जो चीन जा रही है चीज़, वो जापान भी अगर जाएगी यहाँ से आके, तो इसी रास्ते से निकल के यहाँ से ये जापान जाएगी। देखिए ऊपर जापान दिख रहा है आपको, यहाँ जाएगी। तो ये जो इलाका हो गया, ये हो गया बहुत महत्वपूर्ण इलाका, और इस इलाके से अगर यहाँ अमेरिका बैठ जाता है आके, तो इस पूरे इलाके पे वो नज़दीक से नज़र रख सकता है। अभी अमेरिका कहाँ पे है? देखिए अमेरिका के बहुत सारे जगहों पे अड्डे हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि हम पुलिस की चौकियाँ होती हैं जैसे, तो अमेरिका अपने आप को तो पूरी दुनिया की पुलिस समझता है, तो अपने सैनिक अड्डे उसने बनाए हुए हैं। तो एक तो जो आपने कतर की खबर सुनी, हमने कल परसों बात की, सेंट्रल कमांड, इसी तरह से जापान में भी उसका एक अड्डा है जो हमारे भारत और इस पूरे इलाके को, प्रशांत एशिया प्रशांत के इलाके को, इसको इंडो पैसिफिक कमांड कहता है वो। इस इलाके का पूरा सैनिक अड्डा उसने जापान में बनाया हुआ है, बहुत बड़ा उसका सैनिक जमावड़ा है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो जापान से लेके यहाँ तक काफ़ी डिस्टेंस है। तो वो क्या चाहता है कि यहाँ बांग्लादेश में कुछ हो जाए, तो जो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, हिंद महासागर है, इस पूरे में अगर किसी का कोई बड़ा देश है तो हमारा भारत है। तो भारत की खोपड़ी पे भी हम डांस कर पाएंगे, और उधर दूसरी तरफ से भी अगर आप देखो तो इस पूरे इलाके में, हिंद महासागर में, चाहे बंगाल की खाड़ी हो या आपका जो है, आपको पूरा भारत, तो भारत के ऊपर कब्जा कर पाओगे आप। कब्जा क्या कर पाओगे? भारत के ऊपर लगाम रख पाओगे। इसीलिए इस इलाके में आपने देखा होगा हम्बनटोटा ले लिया चाइना ने। हम्बनटोटा यहाँ श्रीलंका के नीचे है, और इसके अलावा वो यहाँ पे मालदीव, छोटा सा कहेंगे, यहीं कहीं मालदीव है, इसमें दिख भी नहीं रहा है, तो मालदीव में भी उसने सेटिंग कर ली। वो अपने सारे जहाज टोई जहाज रखता है, सबसे तरह तरह के लड़ाकू जहाज जो है उसने, समुद्री जहाज उसने फैलाए हुए हैं, ताकि वो इस इलाके पर कंट्रोल कर सके। अब चाइना यहाँ पे आ जा रहा है, तो अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका का मकसद यहाँ पर सैनिक अभ्यास करने का ये है कि वो इस पूरे इलाके पे अपनी धौंस को कायम रखना चाहता है। अब ये जो है अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि भारत का जो दुश्मन है, भारत का दुश्मन आज की तारीख में जो बना हुआ है, वो कौन बना हुआ है? वो बना हुआ है आपका बांग्लादेश। नया नया शौक है, यानी पूर्वी पाकिस्तान, पुराने ज़माने की भाषा में, जब तक वो अलग नहीं हुआ था, तो पूर्वी पाकिस्तान दोस्त हो गया, उसको टैरिफ में छूट दे दी, उसकी छाती पे, और जो हमारे बिल्कुल बगल में इलाका, मतलब हमारा सोचिए ऐसे करके हमारे आसपास, उस पे जाके ये सैनिक अभ्यास कर रहा है। एक और दुश्मन हमारा पड़ोसी म्यांमार, हमारे मोदी जी उसको दोस्त कहते हैं, बर्थडे पे बधाई के लिए धन्यवाद, और वो म्यांमार में जाके उसने म्यांमार के सैनिक शासन को मान्यता दे दी। आप ये सोचिए, जो कल तक विलेन था, जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे, उसके प्रतिबंध हटा लिए, गुंडे को मान्यता दे दी। पाकिस्तान के अंदर भी सैनिक अड्डा बनाया हुआ है। आपको याद होगा कि ये जो नूर खान एयरपोर्ट पे जो बम गिराए थे भारत ने, बताया जाता है वहां पर भी उसका सैनिक अड्डा, और वहां पर भी यही हैरियर वाला जो विमान था। अभी जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जो नुकसान हुए थे, उसके बाद में मुआयना करने अमेरिका गया। तो क्यों गया भैया? वहां कुछ गड़बड़ होगा तभी तो गया है, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट होगा तभी तो गया है। तो ये सीन आप देखिए कि इधर पाकिस्तान पश्चिम में, वहां पर भी अमेरिका दोस्तियां फैला रहा है। पूरब में बांग्लादेश, वहां पर भी सैनिक अड्डा, पश्चिम में भी सैनिक अड्डा, और गुंडे म्यांमार वाले जो वहां का जो सैनिक तानाशाह है, उसके साथ भी दोस्ती। तो ये पूरा का पूरा, इसके साथ साथ चीन का जो रास्ता है, अगर चीन वहां पर सोचे, चीन का जो चाइना सी है, वहां पर वो लोगों को जाने से रोकता है,
तो यहाँ पे डोनाल्ड बाबू जो हैं वो यहाँ से चीन के जहाज़ों को रोकने का जुगाड़ करके बैठ गए हैं कि हम चीन का भी सामान नहीं जाने देंगे, तेल वगैरह नहीं जाने देंगे। पूरा यूरोप, अभी ये तो मैंने आपको तेल वाला बताया, और नीचे से सुएज नहर से भी पूरा रूट आ रहा है, पूरा का पूरा यूरोप से पूरा जो कुछ सामान आ रहा है, अमेरिका से पूरा जो सामान आ रहा है या जा रहा है, वो सब इसी रास्ते से निकलता है। इससे आपको अंदाजा लगा होगा कि किस स्तर पे जाके डोनाल्ड ट्रंप भारत का विरोधी है, दुश्मन है, और उस व्यक्ति को सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के कारण हमें सिर पे चढ़ाया हुआ है। अभी खबरें आ रही हैं कि भारत ट्रंप के साथ टैरिफ पे समझौता करने जा रहा है। मेरी राय यह है कि समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस अधिकार के तहत ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं वो अधिकार ट्रंप को था ही नहीं। ये वहाँ की अदालत में साबित हो चुका है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, अक्टूबर में उसका भी फैसला आ जाएगा। उसके बाद हम टैरिफ से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने कोई समझौता कर लिया तो समझौते के तहत हम कमिटेड होंगे, हमको उसका पालन करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप इमरजेंसी क्लॉज नहीं लगा सकता था, लेकिन समझौते के आधार पे वो वहाँ की संसद से पास करा के हमारे ऊपर टैरिफ भी लगा लेगा, जिन टैरिफ पे हम लोग सहमत हो जाएंगे। अब आप समझिए कि हमारी देश की सरकार का क्या सीन है। जो मोदी जी 8,000 करोड़ का हवाई जहाज लेके घूमते हैं ना, वो बोइंग कंपनी का, उस बोइंग कंपनी का है जिसके लिए पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप वकालत करते घूमते रहते हैं। और इतना महंगा विमान तब खरीदा गया था जब डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल था। तब खुशी खुशी तैयार हो गए थे वहाँ का माल खरीदने के लिए। ट्रंप भी खुश हो गया था। इस कार्यकाल में टैरिफ को लेकर जरा सा ज़्यादा ही बड़ा डोज उसने देने की कोशिश की, किसानों के पेट पे लात मारने की कोशिश की। मोदी जी चुनाव ही हार जाते तो वो थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं। तो देखिए कैसे भारत के खिलाफ कर रहा है। कुल मिला के गुंडों की दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।